डिस्क्राइब करता है यूनि इलेक्ट्रॉन एटम, मतलब उन स्पीशीज को डिस्क्राइब करेगा जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए है, एप्लीकेबल है। हीलियम आयन के लिए एप्लीकेबल होगा जब हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन हो। लिथियम आयन के लिए एप्लीकेबल होगा जब लिथियम दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। और बेरियम आयन के ऊपर एप्लीकेबल है जब बेरियम तीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो यूनि इलेक्ट्रॉन एटम के लिए एप्लीकेबल है बोहर्स का एटॉमिक मॉडल। अब देखो बोहर्स के एटॉमिक मॉडल को यूज करके हम, तो बोहर ने हाइड्रोजन जो एटम है उसका रेडियस को कैलकुलेट किया था, उसकी एनर्जी को कैलकुलेट किया था। और जब इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है, क्योंकि बोहर के मॉडल में एक इलेक्ट्रॉन जो है लोअर ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जंप लगाता है और हाई से लोअर में जंप लगाता है, तो जो रेडिएशन इमिट करता है, जो श्वाएं खारिज करता है, उनकी फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट किया जा सकता है और उसके वेव नंबर को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियस ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल। देखो बेटा, डेरिवेशन नहीं करनी है इसमें। देखो डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि दरमियान में से कोई क्वेश्चंस नहीं आता है। हाँ, डेरिवेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हमें देखेंगे। देखो हमें देखना ये पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट्स में या एनर्जी लेवल्स के अंदर या शेल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। आपको पता है हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन एक है, लाजिम बात है वो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन को हम हीट देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में। अच्छा, हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन जब वो न्यूक्लियस के नियरेस्ट है, न्यूक्लियस के करीब है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है तो उसकी वेलोसिटी पर क्या असर पड़ता है। क्या वेलोसिटी कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, या क्या असर पड़ता है। याद कर लो, इलेक्ट्रॉन जो होगा जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। और ये फिर फार्मूले में प्रूव किया गया है। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज है, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, सेकंड ऑर्बिट में जो होगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, थर्ड ऑर्बिट में जो होगा उसकी वेलोसिटी और कम हो जाएगी। इसका मतलब है रेडियस और वेलोसिटी का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोहर्स के जो है जो रेडियस की इसने कैलकुलेशन की थी, उस हिसाब से हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का, सेकंड ऑर्बिट का, थर्ड ऑर्बिट का, फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा डेरिवेशन की दरमियान में कोई जरूरत नहीं है याद करने के वाले से, ठीक है। और जो फाइनल फार्मूला है रेडियस का, उसी से कैलकुलेशन होगी, उसी से प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम रीड बैक करवा देता हूँ। देखो ये है डेरिवेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी। बेटा रेडियस की डेरिवेशन है और आगे हम एनर्जी की डेरिवेशन पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्व कर रहा है किसके अंदर, हाइड्रोजन एटम के अंदर। हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी भी निकालनी है, फर्स्ट ऑर्बिट की, सेकंड की, थर्ड की, nth ऑर्बिट की जिसमें वो मूव कर रहा है उसकी भी एनर्जी भी निकलेगी और उसका रेडियस भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो कहता है बोहर की जो थ्योरी है ये बेटा अप्लाई किसके लिए होगी, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई हो सकती है, या आगे हीलियम आयन के लिए, लिथियम आयन या बेरियम आयन के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। यूनि इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई हो सकती है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। अब देखो ये है न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस की चार्ज है वो है Zd। बेटा न्यूक्लियस की चार्ज है, Z एटॉमिक नंबर है, या Z प्रोटॉन की चार्ज है, सॉरी Z प्रोटॉन है, प्रोटॉन की तादाद, और E इसके ऊपर चार्ज है। और ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, जो मूव कर रहा है किसके अंदर, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व कर रहा है, और ये इसका रेडियस है, डिस्टेंस
फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, ये रेडियस है, ये हमने रेडियस कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करती है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के रिवॉल्व कर रहा है उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही है। एक फोर्स है जो उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा, जो उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और दूसरी फोर्स है जो उसको न्यूक्लियस से दूर कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। बेटा एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करती है, और दूसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर करती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कूलम फोर्स है बेटा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कर रही है वो कूलम फोर्स है, जो कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अच्छा चार्जेस कौन सी, ZE मल्टीप्लाइड बाय E। ZE किसकी चार्ज है, प्रोटॉन की चार्ज है बेटा, ZE प्रोटॉन की चार्ज है, और E किसकी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जो कूलम्स फोर्स है वो है ZE स्क्वायर अपन R स्क्वायर, मगर फिर प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे तो उसके लिए हम कांस्ट लगाते हैं बेटा, प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, कांस्ट लगाते हैं। ठीक है, वो कौन सा कांस्टेंट है, फोर्स हो जाएगी ZE स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। तो ये समझे कांस्टेंट लगाए, ये बेटा ये कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन जो है वो कांस्टेंट है, वैक्यूम परमिटिविटी इसको कहा जाता है एप्सिलॉन को। ठीक है, तो एक ये फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करती है। अच्छा दूसरी फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बराबर है mv स्क्वायर अपन r, वो बराबर होती है mv स्क्वायर अपन r, और ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं। तो सिंपली यही है शुरुआत में कि दो फोर्सेस हैं जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रही है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है दूसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अच्छा ये दोनों इक्वल होती हैं, उसके बाद उस जो डेरिवेशन है किसकी, रेडियस की है। तो ये कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज है वो E है, और वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस से इन सर्कुलर ऑर्बिट, और न्यूक्लियस की जो चार्ज है वो ZE है, न्यूक्लियस की जो चार्ज है वो ZE, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और जो E है वो चार्ज है प्रोटॉन, जो E है वो क्या है बेटा, चार्ज है प्रोटॉन की, और m जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, और जो v है वो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन। तो कूलम्स लॉ जो कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस की। बेटा जो कूलम्स फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस की। उसके बाद प्रोपोर्शन को रिमूव करने के बाद उसमें कांस्टेंट लग जाते हैं, और सिंध की बुक में ये कांस्टेंट्स नहीं लगे हुए बेटा, सिंध की बुक में उन्होंने लिखा है ZE स्क्वायर अपन R स्क्वायर। ठीक है, मगर ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब भी हम प्रोपोर्शनली को निकालते हैं तो कांस्टेंट जरूर लगाते हैं, ये जो है वो कांस्टेंट लगेगा। और ये दोनों फोर्सेस क्या है बेटा, बराबर है। तो अब देखो ये सेंटीमीटर फोर्स है ZE स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। तो बेटा ये क्या है, ये है सेंटीमीटर फोर्स। ठीक है, अब ZE और E, ZE के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और E के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये प्रोटॉन की चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज है, और Z एटॉमिक नंबर है या प्रोटॉन अपन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ZE स्क्वायर,
ये बन जाएगा बेटा जेड स्क्वायर अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो एप्सिलॉन को कहा जाता है वैक्यूम परमिटिविटी। इसकी वैल्यू को याद रख लो बेटा, इसकी जो वैल्यू है वो है 8.84 इंटू 10 पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मोल। बेटा ये इसकी वैल्यू है 8.84 इंटू 10 पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर जूल और पर मीटर। अच्छा, दूसरा है सेंटीमीटर फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर करती है, वो है एम स्क्वायर अपॉन आर, और ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं। ये यहाँ से इसकी डेरिवेशन स्टार्ट हो जाती है। अब डेरिवेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, और उसके बाद यहाँ से एक रेडियस का फार्मूला बनाए, वो कहता है आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि रेडियस और वेलोसिटी का रिलेशनशिप क्या है। बेटा यहाँ से हमें पता चल रहा है कि रेडियस और वेलोसिटी का रिलेशनशिप क्या है। ये इनवर्स रिलेशनशिप है। जो रेडियस है, कहता है रेडियस ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ये नोट कर लो। कहता है रेडियस जो है, क्योंकि दरमियान में इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा याद करने की, ना इसके फार्मूले की याद करने की कोई जरूरत है। अगर यहाँ से आप उस फार्मूले को देख लो कि रेडियस और वेलोसिटी का रिलेशनशिप क्या है, रेडियस का और वेलोसिटी का जो रिलेशनशिप है वो क्या है। ठीक है, रेडियस और वेलोसिटी का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। द रेडियस ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन शुड बी फास्टर नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। ये नोट कर लो। मतलब इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के क्लोज होगा वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, सेकंड ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी स्लो है, थर्ड ऑर्बिट में और भी स्लो हो जाएगी, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ये इसके अंदर बात जो है वो इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के क्लोज होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो बेटा ये इससे प्रूव हो गया ये। ठीक है, अदृश्यमान रेडियस जिसका रेडियस समान हो। अच्छा, हाइड्रोजन के अंदर वैसे नॉर्मली तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। जब उसको हम हीट देते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करता है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर नॉर्मली, मगर जब उसको हम हीट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। ठीक है, उन ऑर्बिट्स में जंप लगाता है। तो इसके पॉसिबल ऑर्बिट्स ये हैं जिसमें उनकी प्रोमोशन हो सकती है, जिसमें वो जंप लगा सकता है, वो मूव कर सकता है हायर ऑर्बिट्स में, और उसकी वेलोसिटी लेस हो जाएगी। जब वो हायर ऑर्बिट में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी लेस हो जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, जब वो सेकंड में जंप लगाता है, थर्ड में जंप लगाता है, हायर ऑर्बिट में जंप लगाता है, तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो लेस हो जाती है। अच्छा, अब इसके अंदर बोहर का फार्मूला भी यूज होता है बेटा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन पढ़ कर आए थे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमवीआर बराबर होता है NH/2। जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का है वो बोहर का पास्टुलेट इसके अंदर यूज होता है एमवीआर, जो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के NH/2 के बराबर है। इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे, ठीक है, दोनों जो इक्वेशंस हैं वो कंबाइन हो जाएंगी, और उसके बाद जो रेडियस का फार्मूला बन जाता है वो ये बन जाता है। बेटा कंबाइन, ये फाइनल फार्मूला याद कर लो। ये कंबाइन होने के बाद तो रेडियस बराबर किसके है, एप्सिलॉन n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई me स्क्वायर। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं
एप्सिलॉन h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर इनटू n स्क्वायर। बेटा ये फाइनल फार्मूला, अगर इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, बेटा ये h की वैल्यू पुट करते हैं, प्लास कांस्टेंट है 6.625 into 10 power minus 34 जूल सेकंड या 6.625 into 10 power minus 27 अर्ग सेकंड। एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दो, वैक्यूम परमिटिविटी की वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू पुट कर दो, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.11 into 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम, ये पुट कर दो, इलेक्ट्रॉन की चार्ज पुट कर दो 1.602 10 पावर माइनस 9 कूलम पुट करेंगे। ये बेटा सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनमें कोई वेरिएबल नहीं है। देखो ये एप्सिलॉन कांस्टेंट है, एच की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है। इन सब कांस्टेंट्स को आप पुट करेंगे वैल्यू, तो जो रेडियस बनता है वो नोट कर दो, वो बनेगा 0.529 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर, ये बनेगा, ये याद करना पड़ेगा 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू n स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे आर्बिट्ररी स्क्वायर से। इसका मतलब है जो रेडियस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिट, जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिट के। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 0.529 ही हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है 0.529 रेडियस होगा, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है 0.529 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो 0.529 मल्टीप्लाइड बाय 9, अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो 0.529 मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। ठीक है, तो ये चीज याद करनी है। एक्चुअली सिलेबस के अंदर तो नहीं है ये टॉपिक, सारे सिलेबस के अंदर अभी भी नया जो सिलेबस है उसके अंदर भी नहीं है, मगर फिर भी कोई क्वेश्चन आ सकता है तो लास्ट के इसमें से आ सकता है कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या है, सेकंड ऑर्बिट का कितना है, थर्ड ऑर्बिट का, ये क्वेश्चंस हैं भी से पुराने पेपर से। ठीक है, और अगर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, देखो द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का रेडियस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर नंबर ऑफ द ऑर्बिट। तो देखो जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है वो है 0.529 एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर या 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो रेडियस जो फर्स्ट ऑर्बिट का होगा वो होगा 0.529 into 10 पावर माइनस 10 मीटर या 0.529 into 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो बेटा रेडियस को आप एंगस्ट्रॉम के अंदर भी शो कर सकते हो, मीटर के अंदर भी शो कर सकते हो और सेंटीमीटर के अंदर भी शो कर सकते हो। ये फाइनल याद करो, बिल्कुल ये वैल्यू गले याद ना करो, फाइनल ये रेट फार्मूला ये याद करना पड़ेगा आपको। और बीच में जो डेरिवेशन के अंदर जो बात थी वो भी याद करनी पड़ेगी आप लोगों को कि रेडियस और वेलोसिटी का रिलेशनशिप क्या है। हाँ, अब देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है 0.529 और ये सेकंड ऑर्बिट का रेडियस है, जब उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 0.529 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 2.11। अच्छा, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस जब 0.529 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो जवाब आएगा 4.75। तो अब देखो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, सेकंड का रेडियस और थर्ड ऑर्बिट का रेडियस, ठीक
ठीक है, और उसके बाद फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस और फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस, तो 5 ऑर्बिट का रेडियस 13.22 है। तो अगर डिफरेंस को देखेंगे बेटा, डिफरेंस देखो 5 ऑर्बिट और 4 ऑर्बिट के अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। देखो 13.22 में से 8.4 माइनस करेंगे तो जवाब बड़ा आ जाएगा। इसका मतलब है अगर हम डिफरेंस को देखेंगे तो डिफरेंस जो होगा वो R5 माइनस R4 में क्या होगा, ज्यादा होगा। बेटा डिफरेंस, फर्क, इन दोनों में से फर्क देखो, अगर R5 में R4 माइनस करोगे तो इसका जो जवाब आएगा वो बड़ा आएगा। अच्छा, उसके बाद R4 R3 में डिफरेंस कम होगा, उसके बाद R3 R2 में डिफरेंस कम होगा, उसके बाद R2 और R1 के अंदर डिफरेंस कम होगा। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें, रेडियस के फर्क की बात करें, तो R5 और R4 में डिफरेंस क्या होगा, लार्जर होगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है, क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है कि किसका डिफरेंस बड़ा है। R5 और R4 में डिफरेंस बड़ा है, R6 और R5 में और भी डिफरेंस बड़ा हो जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा। इसका मतलब है स्पेसिंग एक जैसी नहीं है। अब मतलब स्टूडेंट्स के ज़हन में हो क्या फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट में जो स्पेस है, सेकंड से थर्ड ऑर्बिट में जो स्पेस है वो बराबर है। बेटा स्पेस बराबर नहीं है, आप खुद देख सकते हो, स्पेस देखो, इनको डिफरेंस को खुद निकालें। 13.22 में से 8.4 माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो लार्जर आएगा। इसका मतलब है जो ऑर्बिट्स के दरमियान स्पेस है वो एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पे भी वही बात की है कि कंपैरिजन अगर करें रेडियस को, डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग, मतलब डिफरेंस बढ़ रहा है, मूव फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। जिससे फर्स्ट ऑर्बिट से हम हायर ऑर्बिट में मूव करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट में डिफरेंस कम, फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट का देखो डिफरेंस बहुत ही कम है। 2.11 में से 0.529 माइनस करेंगे तो डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है। और 5 ऑर्बिट और 4 ऑर्बिट में देखो डिफरेंस ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब है जो डिफरेंस है वो एक जैसा नहीं है, ऑर्बिट जो है वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है, स्पेस इक्वल नहीं है, बराबर स्पेस नहीं है। और यहाँ पे ये बताया भी गया है। अच्छा, दूसरी बात, जब इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, बेटा इलेक्ट्रॉन जब जंप लगाएगा फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में तो उसका जो रेडियस है वो 4 गुना बढ़ जाता है। देखो इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है, ठीक है, R2 अपन R1, इलेक्ट्रॉन ने जंप लगाया फर्स्ट से सेकंड में तो उसका रेडियस कितनी गुना बढ़ेगा, देखते हैं। जो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस है वो है 0.529 मल्टीप्लाइड बाय 4 और फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है 0.529 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो जवाब क्या आ गया, 4। इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन जंप लगाएगा फर्स्ट से सेकंड में जाएगा तो रेडियस बढ़ेगा 4 गुना। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में, तो देखो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस है 0.529 इंटू 10 पावर अच्छा मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर कर देंगे और जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है वो है 0.529 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये आपस में कैंसिल हो गए तो जवाब क्या आ गया, 9 टाइम्स रेडियस बढ़ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में तो रेडियस बढ़ेगा 16 टाइम्स, जो रेडियस बढ़ेगा वो 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन जंप लगाएगा फर्स्ट से फोर्थ में तो जो 0.529 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइड बाय 0.529 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इसका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो रेडियस कितनी गुना बढ़ेगा, 16 टाइम्स बढ़ेगा। तो इसमें भी ये बात कही गई है, तो ये कहता है द सेकंड ऑर्बिट इज 4 टाइम्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो सेकंड ऑर्बिट है वो 4 टाइम्स अवे है न्यूक्लियस से देन द फर्स्ट ऑर्बिट,
थर्ड ऑर्बिट इज 9 टाइम्स अवे फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट, और जो फोर्थ ऑर्बिट है वो 16 टाइम्स अवे है फर्स्ट ऑर्बिट से। इसका मतलब है जो सेकंड ऑर्बिट है वो 4 टाइम्स अवे है, और जो थर्ड ऑर्बिट है वो 9 टाइम्स अवे है फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट, और जो फोर्थ ऑर्बिट है वो 16 टाइम्स जो है वो अवे है किससे, फर्स्ट ऑर्बिट से। अच्छा, अब आते हैं एनर्जी पे। बेटा एनर्जी के अंदर भी यही होगा कि एनर्जी की पूरी डेरिवेशन हमने करनी नहीं है, और जरूरत भी नहीं है इसकी, क्योंकि डेरिवेशन में से दरमियान में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। एक उसका इनिशियल देखा जाता है, जैसे रेडियस की डेरिवेशन के अंदर एक इनिशियल था कि भाई सेंटीमीटर फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर हैं दोनों। सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला याद कर लो। दूसरा, उसके अंदर बोर के एक पास्टुलेट यूज होता है, वो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, वो याद कर लो। उसके बाद देखो कि वेलोसिटी और रेडियस का रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स है। उसके बाद हमने देखना है फाइनल उसका फार्मूला, और फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करने के बाद हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का जो रेडियस होगा वो फर्स्ट ऑर्बिट का कितना है, सेकंड का कितना है, थर्ड का कितना है, वही पूछा जा सकता है। और एनर्जी के अंदर भी यही है कि एनर्जी के अंदर पूरी कोई डेरिवेशन आपने याद नहीं करनी है। अच्छा देखिए, टोटल जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, बेटा वो सम है, जो टोटल एनर्जी है वो सम है किसका, जो टोटल एनर्जी है वो सम है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बेटा टोटल जो एनर्जी है वो सम है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। देखो काइनेटिक जो एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, याद करो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत इंटरनेट डिस्टेंस पे है तो जीरो, और जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज आएगा तो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जो न्यूक्लियस होगा उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो वैल्यू जाएगी माइनस में। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस। पोटेंशियल जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो माइनस में होती है, और जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस की वैल्यू बढ़ जाएगी, और फिर इलेक्ट्रॉन जैसे जो न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जीरो होगी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या होगी, जीरो होगी, और जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज आएगा तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेगा, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो से कम हो जाएगी, मतलब माइनस में होगी, ठीक है, और जितना वो न्यूक्लियस के क्लोज होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये ध्यान में रखना है कि पोटेंशियल जो एनर्जी की वैल्यू है वो इनफिनिट डिस्टेंस पे कितनी होगी, और इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के क्लोज आएगा तो क्या होगी, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, जब न्यूक्लियस के क्लोज होगा इलेक्ट्रॉन वो माइनस होगी, ठीक है। तो आप देखो इसके अंदर जो टोटल एनर्जी है उसके दो पार्ट्स हैं, काइनेटिक एनर्जी है जो हाफ एम स्क्वायर के बराबर है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होती है माइनस, ये इसकी डेरिवेशन भी की गई है, मगर जो पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल फार्मूला है बेटा डेरिवेशन के अंदर तो आपने जानना नहीं है, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, देखो माइनस में है, और जितना रेडियस की वैल्यू, ठीक है,
जितना रेडियस मतलब ये रेडियस है और आगे सामने साइन किसकी है, माइनस की है। बेटा देखो साइन माइनस की है, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी और रेडियस का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स नहीं है, डायरेक्ट है। देखो बेटा साइन माइनस की है, साइन माइनस की, तो इसका मतलब है जो पोटेंशियल एनर्जी और रेडियस का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स नहीं है, क्योंकि बच्चे समय तक शायद रिलेशनशिप इनका इनवर्स है। मगर बेटा आगे साइन भी देख लो, माइनस की साइन, साइन माइनस की, तो इसका मतलब इनका रिलेशनशिप डायरेक्ट हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होगा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होगी, वो माइनस में होगी। तो ये ध्यान में रखें कि पोटेंशियल जो एनर्जी है उसका ये फार्मूला है, क्योंकि आपने डेरिवेशन तो पूरी करनी नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, अभी हमने पढ़ा था सेंटीमीटर जो फोर्स है वो होती है Zd स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। बेटा पोटेंशियल सॉरी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो हम अभी पढ़ कर आए थे रेडियस के अंदर, वो हमने पढ़ा था कि वो होती है Zd स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम स्मॉल डिस्टेंस dr, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है कहां से, इनफिनिट डिस्टेंस से न्यूक्लियस के क्लोज आता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो इनफिनिट डिस्टेंस पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जब वो न्यूक्लियस के क्लोज आता है, न्यूक्लियस के करीब आता है, न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करता है, तो जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो से कम होगी, माइनस होगी। तो यहाँ पे भी ये बात कर रहा है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट द डिस्टेंस r from the nucleus, we calculate the total work done for bringing electron from the infinite distance to the, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इनफिनिट डिस्टेंस पे है उसको हम न्यूक्लियस के क्लोज कर देते हैं, न्यूक्लियस के करीब लाते हैं, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो माइनस होगी, और जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होगा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू और कम होगी, और जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। इसे मेरा अच्छा, माइनस साइन, जो साइन माइनस की है वो इंडिकेट करती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। कब डिक्रीज होगी, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज आएगा। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज आएगा। इनफिनिट डिस्टेंस से न्यूक्लियस के क्लोज आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होगी, ठीक है। और इनफिनिट डिस्टेंस पर जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है। इनफिनिट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होगा, करीब होगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो से कम हो जाएगी। और जितना ज्यादा क्लोज होगा तो न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो क्वांटिटी लेस देन जीरो इज नेगेटिव, जो क्वांटिटी लेस देन जीरो होती है वो नेगेटिव होती है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होती है। बेटा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इसका नेगेटिव है, तो और कोई डेरिवेशन इसके अंदर ये जो आपको दिखे वो याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला याद कर लो, माइनस Zd स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r, ठीक है। और दूसरा फार्मूला याद कर लो काइनेटिक एनर्जी का जो हाफ mv स्क्वायर है, ठीक है। और दूसरा ये याद कर लो कि पोटेंशियल जो एनर्जी होगी जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होगा तो कम होगी, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी, और इनफिनिट डिस्टेंस पे जीरो हो जाएगी पोटेंशियल, क्योंकि इसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। जब उसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट करने लगेगा तो पोटेंशियल जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो जीरो से लेस हो जाएगी, माइनस। अच्छा, उसके बाद आगे बेटा डेरिवेशन है, जरूरत ही नहीं है इसको। देखो डेरिवेशन की आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ड्राइव तो आपने नहीं करना, ना दरमियान में कोई फार्मूला आएगा डेरिवेशन का, ठीक है। तो टोटल जो एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है वो समय काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ये बेटा ड्राइव कर रहा है, और ड्राइव करने में ये बता रहा है कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल जो एनर्जी है वो समय किसका, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी माइनस Zd स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r। उसके बाद ये ड्राइव करता है, ठीक है। और ड्राइव करने के बाद जो फाइनल फार्मूला है वो आपको देखना है एनर्जी का।
फाइनल फार्मूला ये है, वो देखें। ये बेटा फाइनल फार्मूला है एनर्जी, इसको देख लो। E इज इक्वल टू माइनस me पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n स्क्वायर। अब ये सारे कांस्टेंट्स वैल्यूज हैं बेटा, ये जो वैल्यूज है सभी कांस्टेंट है। m की वैल्यू कांस्टेंट, जो m है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। e चार्ज है, e इलेक्ट्रॉन की चार्ज है 1.602 10 पावर माइनस 19 कूलम। 8 की वैल्यू कांस्टेंट है। एप्सिलॉन अभी पढ़ते रहे थे, वैक्यूम परमिटिविटी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। h की वैल्यू कांस्टेंट है, प्लस कांस्टेंट। जब भी ये वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, ये वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगी एनर्जी इसकी। आप एक एटम की, सिंगल एटम की भी निकाल सकते हो, पूरे मोल की भी निकाल सकते हो। देखो इसके अंदर सिंगल एटम की भी निकली होगी बेटा, जो एनर्जी है वो सिंगल एटम की भी निकली हुई है और पूरे मोल की भी निकली हुई है, जिसमें 6.02 10 पावर 20 फाइनल फार्मूला। ये भी एक्चुअली फार्मूला याद करने की जरूरत है। इसके अंदर इनकी जो वैल्यूज पुट करते हैं वो आपको याद करनी है। हाँ, ये फार्मूला याद करना है आपको। अगर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी कितनी, इसको भी शॉर्टकट में लिखते हैं -2.18 राउंड ऑफ करके, क्योंकि इसको भी राउंड ऑफ करके लिखा जाता है बेटा। ये 8 को ड्रॉप करके इसके अंदर एक ऐड कर दें, 2.18 इंटू 10 पावर -18 इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम। जूल पर एटम। ये बेटा याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एनर्जी इसकी एटम की -2.18 इंटू 10 पावर -18, और ये कहां से निकाली बेटा, जो कांस्टेंट की वैल्यू थी, जो कांस्टेंट्स थे उनकी वैल्यू पुट करने के बाद जो एनर्जी निकली है पर एटम, जूल पर एटम के अंदर, ये वैल्यू याद कर लो। ये पुराने पेपर्स के अंदर है भी सही क्वेश्चन। हाँ, अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो n की वैल्यू आप रखते हैं 1 का स्क्वायर करके यही आएगा जूल पर एटम। अगर सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो बेटा एक ये याद कर लो, ये जूल पर एटम का मतलब है एक एटम की एनर्जी है। ये फाइनल फार्मूला है बेटा एनर्जी का, जो आपको याद करना है वैल्यू पुट करने के बाद। 2.18 into 10 पावर -18 into 1 upon n स्क्वायर जूल पर एटम। अच्छा, ये है कि n की वैल्यू पुट करने के बाद ही आपको एनर्जी मिलेगी। फर्स्ट ऑर्बिट की, सेकंड की, थर्ड की, किसी भी आप निकालना चाहते हैं मिल जाएगी आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अगर आप पूरे मोल की एनर्जी निकालना चाहते हैं, देखो अगर पूरे मोल की एनर्जी निकालना चाहते हैं, ये जूल पर एटम का मतलब है एक एटम, ये एक एटम की है। अगर आप पूरे मोल की एनर्जी निकालना चाहते हैं तो पूरे मोल के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.02 10 पावर 20। ये सिंगल एटम की एनर्जी है, ये बेटा सिंगल एटम की एनर्जी है। अगर मोल की एनर्जी निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, -2.18 इंटू 10 पावर -18 मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10 पावर 20, ठीक है। ये मिलेगी जूल के अंदर, जूल पर मोल। अगर इसको किलो जूल में तब्दील करना चाहते हैं बेटा, ये जूल में मिलेगी एनर्जी पूरे मोल की, इंटू 1 अपॉन
एन स्क्वायर, ठीक है, ये मिलेगी जूल पर मोल में। अगर किलो जूल में तब्दील करना चाहते हैं तो इसको 1000 से डिवाइड, इसको डिवाइड कर दो 1000 से, ठीक है, और ये मिलेगी आपको किलो जूल पर मोल में। इसका मतलब है अगर हाइड्रोजन के सिंगल एटम की एनर्जी निकालना चाहते हैं, बेटा सिंगल एटम के लिए ये फार्मूला है। अगर पूरे मोल की एनर्जी निकालना चाहते हैं तो ये फार्मूला है। इसको मल्टीप्लाई कर दें एवोगाड्रो नंबर से और डिवाइड कर दें 1000 से। 1000 किसके लिए? जूल को किलो जूल में तब्दील करने के लिए। आइटम को मोल में तब्दील करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो आपको एनर्जी मिलेगी पर मोल की। तो पर एटम वाली एनर्जी भी याद करनी पड़ेगी बेटा, ये पर एटम की एनर्जी ये याद करनी पड़ेगी और मोल की एनर्जी भी याद करनी पड़ेगी, तो वो मोल की एनर्जी है। जो मोल की एनर्जी निकलेगी, ठीक है, EN के हवाले से वो मिलेगी -13, ठीक है, 13.31 किलो जूल पर मोल इंटू 1/n²। बेटा इस सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 2.18 इंटू 10⁻−18 को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो आप क्या आएगा? 1313.31 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालना चाहते हैं तो उसको 1 से डिवाइड कर दो। अगर सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालना चाहते हैं तो 4 से डिवाइड कर दो। अच्छा, इसका मतलब है अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो जगह -13 1313.31, ठीक है, डिवाइड करेंगे किससे? इसको 1 के स्क्वायर से, जब आपको जाएगा -13.31 किलो जूल पर मोल। ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है। अगर सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालना चाहते हैं, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट की अगर एनर्जी निकालना चाहते हैं तो उसको डिवाइड करेंगे 4 से, -13 1313.31 डिवाइड करेंगे इसको 4 से, क्योंकि बेटा एन का स्क्वायर से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ऑर्बिट के स्क्वायर से डिवाइड करना है। एन का स्क्वायर का मतलब है सेकंड ऑर्बिट का स्क्वायर, पूरा का 4 से डायरेक्ट डिवाइड कर दिया और इसकी एनर्जी हो जाएगी 328.32। अगर थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी निकालना चाहते हैं तो 1313.31 डिवाइड करेंगे 9 से, इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो जवाब आएगा -145 -145.9 किलो जूल। तो बेटा ये देखो याद कर लो कि हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करे तो उसकी एनर्जी ये है, सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करे तो उसकी एनर्जी ये है, थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करे तो उसकी एनर्जी ये है, ठीक है, और एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। देखो बेटा वैल्यू माइनस में है, वैल्यू देखो माइनस में है, तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है, सेकंड से थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है बेटा, ये वैल्यू क्योंकि माइनस में है ना, इसलिए वैल्यू बढ़ रही है। अब इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस जो है आपने रेडियस का डिफरेंस पढ़ा था, जिससे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है रेडियस का डिफरेंस बढ़ता जाता है, मगर एनर्जी का डिफरेंस कम होता जाता है। बेटा देखो नोट कर दो, अहम बात है, जब हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है तो रेडियस का जो डिफरेंस है ना वो बढ़ जाता है, मगर एनर्जी का देखो डिफरेंस कम हो रहा है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी का देखो डिफरेंस बड़ा है, 313 और 328 में देखो डिफरेंस ज्यादा है, फिर 328 और 145 में डिफरेंस कम हो गया। अच्छा, अगर फोर्थ ऑर्बिट का भी एनर्जी निकालेंगे तो उसका डिफरेंस और कम हो जाएगा। इधर देखो, तो बेटा ये एनर्जी निकली हुई है, देखो ये फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी है E4, ये E5 -52, ठीक है, और उसके बाद है, और जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इनफिनिटी पे है,
डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा फ्री होगा न्यूक्लियस से। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के पर होगी। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फ्री हो जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। ये जो माइनस की साइन बता रही है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है। बेटा जो एनर्जी माइनस में है वो बता रहा है कि वैल्यू 0 से कम है और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। ठीक है, इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होगा उतना ज्यादा बाउंड होगा, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है वो लेस बाउंड होता जाता है, और फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे उसकी जो एनर्जी होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड हो गई नहीं इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है जो एनर्जी माइनस में है वो बेटा इंडिकेट कर रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ क्या है, बाउंड है, और जितना ज्यादा बाउंड होगा उतनी वैल्यू ज्यादा माइनस की होगी। इसका देखो फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू सबसे ज्यादा माइनस में है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा बाउंड है, जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे ज्यादा बाउंड है। हाँ, अब इनमें डिफरेंस निकालोगे बेटा, डिफरेंस E2 और E1 का डिफरेंस देखो, ये है 984.99, ये बड़ा डिफरेंस है। E2 और E1 का डिफरेंस बेटा लार्जर है। अगर E2 में से E1 की वैल्यू माइनस करेंगे, E2 में से E1 की वैल्यू क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो डिफरेंस देखो बड़ा आ रहा है। अच्छा, उसके बाद E जो होगा 3 और E2 का डिफरेंस कम होगा बेटा। E3 और E2 का डिफरेंस जो है 182 है, 0.40। अच्छा, उसके बाद E4 और E3 का डिफरेंस क्या होगा, और कम हो जाएगा, जो बराबर है 63 के, 0.40 के। तो इसका मतलब है जो सबसे बड़ा डिफरेंस होगा वो E2 और E1 के बीच में होगा। याद करो, एनर्जी का जो बड़ा बिग डिफरेंस है वो बेटा E2 और E1 के बीच में, फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में। सेकंड और थर्ड ऑर्बिट में डिफरेंस कम होगा, थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट में डिफरेंस कम हो जाएगा। इसका मतलब है जिससे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा, जो एनर्जी का डिफरेंस होगा बेटा लेस होता जाएगा। एनर्जी बढ़ती जाएगी मगर उसका जो बीच में डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। याद करो, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाता है तो एनर्जी बढ़ती है, मगर एनर्जी का जो डिफरेंस होता है ऑर्बिट्स के बीच में वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कोई भी नहीं पता चलता। ये सेकंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट का डिफरेंस है, ये थर्ड और सेकंड ऑर्बिट का डिफरेंस है, और ये फोर्थ और थर्ड ऑर्बिट का डिफरेंस है। तो डिफरेंस कम होता जाता है। ठीक है, और सबसे जो बड़ा डिफरेंस होगा वो किसके दरमियान होगा, वो बेटा है E2 और E1 के दरमियान। और यहाँ पे भी वो डिफरेंस दिया गया है, यहाँ पे भी एनर्जी दी गई है। ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, ये सेकंड की है, ये थर्ड की, ये फोर्थ की, ये फिफ्थ की। ठीक है, एनर्जी बढ़ रही है बेटा, एनर्जी बढ़ रही है मगर जो डिफरेंस है वो कम हो जा रहा है। एनर्जी बढ़ रही है मगर जो डिफरेंस है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हाँ, अब आते हैं डिफरेंस अगर निकालें किसके दरमियान बेटा, इनफिनाइट डिस्टेंस, इनफिनाइट ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट के दरमियान। एनर्जी किसकी, इनफिनाइट ऑर्बिट की और फर्स्ट ऑर्बिट की। इनफिनाइट ऑर्बिट की एनर्जी 0 होती है, मतलब इनफिनाइट डिस्टेंस पे जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन जब इनफिनाइट डिस्टेंस पे है तो उसका मतलब इसको न्यूक्लियस से अट्रैक्ट नहीं कर रहा, उसकी एनर्जी 0 होगी। इनफिनाइट डिस्टेंस पे जब उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी के साथ, तो जो डिफरेंस आता है वो आता है 13.3। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में है, अगर उसको हम निकालना चाहते हैं, उसको हम रिमूव करना चाहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन बेटा फर्स्ट ऑर्बिट में है, उसको हम निकालना चाहते हैं, उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो कितनी एनर्जी देंगे, 13.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस से आउट, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो शेल से आउट हो जाएगा। और इस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में है हाइड्रोजन में, अगर उसको आप रिमूव करना चाहते हैं, उसको हम निकालना चाहते हैं, तो कितनी एनर्जी देंगे, 13.31 एनर्जी देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है, उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी 328। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट में दूर है, वहां से आप उसको निकालना चाहते हैं, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी 145। ठीक है, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है
ठीक है। और नॉर्मली हाइड्रोजन के एटम इलेक्ट्रॉन होते ही फर्स्ट ऑर्बिट में, तो उसको निकालने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो 1313 देनी पड़ेगी। और ये आएगी भी है, ये हाइड्रोजन के आयन से पोटेंशियल है। ठीक है, अगर उसको इलेक्ट्रॉन को आप निकालना चाहते हैं तो आपको 1313 एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट का आयन से पोटेंशियल है। और जो एक्सपेरिमेंट भी प्रूव हो गई है। अच्छा, उसके बाद कहता है these values show that energy difference, जो एनर्जी डिफरेंस है एडजस्ट ऑर्बिट के दिन ऑफ हाइड्रोजन एटम वो इंक्रीजिंग, मतलब उनमें डिफरेंस कम होता जा रहा है। इसका मतलब है जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। एनर्जी बढ़ती जाती मगर डिफरेंस कम होता जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है तो रेडियस का जो डिफरेंस है वो बढ़ता है। एनर्जी का डिफरेंस कम होता है और रेडियस का डिफरेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑर्बिट्स के दरमियान बढ़ेगा और एनर्जी का डिफरेंस जो है वो कम होगा। अच्छा बेटा, बायो की क्लास हो गया।